हिंदी की कक्षा में 10वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत। हम लोगों ने पिछले दिनों इस विषय पर चर्चा की थी कि उस मीटिंग के दौरान यह निर्णय लिया जाता है कि किसी मूर्तिकार को बुलाया जाए और उस मूर्तिकार को ये जिम्मेदारी दे दी जाए, ये उत्तरदायित्व दे दिया जाए कि जॉर्ज पंचम की जो प्रतिमा थी जिसकी नाक टूट गई है, उस प्रतिमा पर नाक लगाने का अब उत्तरदायित्व तो आपका है। तो मूर्तिकार को बुलाया जाता है, मूर्तिकार हाजिर भी होता है। अब देखिए, मूर्तिकार की विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मूर्तिकार की विशेषताएं बताइए, या उसका व्यक्तित्व कैसा था, या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। ये सारी चीजें मूर्तिकार की विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएंगी। अब मैं पढ़ रहा हूं, पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसों से लाचार था। यानी आरंभिक पंक्तियों से यह स्पष्ट हो गया कि मूर्तिकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्कामों माने जो जो बड़े अधिकारी से लेकर जो भी मंत्रीगण, नेतागण जो भी थे, उनके सबके वो चेहरे को देखता है। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे, कुछ बदहवास थे, माने परेशान, हैरान परेशान थे। यहां पर रचनाकार का उद्देश्य उनके चेहरे या मानसिकता की इन भाव भंगिमाओं को दिखाना नहीं था, वरन रचनाकार इन शब्दों के माध्यम से उनकी मानसिकता पर व्यंग कर रहा है, कड़ा प्रहार कर रहा है। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तभी मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई देती है कि आपको क्या करना है, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहां बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया था। लाट माने वही प्रतिमा, मूर्ति। सब हुक्कामों ने एक दूसरों की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। माने ये जो समस्या था, मसला माने समस्या, हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पूरा तत्व विभाग की फाइलों की पेट चीरे गए। पेट चीरे गए मैंने सारी पुरानी फाइलों को बाहर निकाला गया, उन फाइलों को खोला गया, माने जिन पर धूल की पूरी परत जम गई थी। आप यहां पे देखिए, यहां पे सरकारी व्यवस्था पे प्रहार किया गया है। आप किसी काम के लिए जाइए ना, और अगर वह कहीं इत्तेफाक से काम आपका अगर 5 साल 4 साल 2 साल 1 साल पुराना हो या 6 महीने पुराने हो, आपके साथ देखिए उनका आचरण व्यवहार कैसा होगा। लेकिन यहां प्रतिमा पर नाक लगाने के लिए, वो भी किसकी, उस अंग्रेजी शासक की जिसने हम भारतीयों पर अत्याचार किया था। फाइलों की छानबीन की जा रही है, फाइलों को खोलकर देखा जा रहा है। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। आपकी देखिएगा कि कमलेश्वर की जो जितनी भी रचनाएं हैं, या और अगर मुख्यतः बात किया जाए इस रचना पर, तो उनकी प्रत्येक पंक्तियों में ही व्यंग देखने को मिलेगा। क्या कही जा रही है यहाँ पे बातें? क्लर्क क्या कह रहा है कि फाइलें सब कुछ हजम कर गई हैं। यानी यहां पर सरकारी कार्यालयों की उस तस्वीर को रचनाकार ने हमारे सामने उजागर करने का प्रयास किया है, जहां पर देखिएगा, वो आपने पेपर जमा किया था, कब किया था? नहीं, इस नाम का तो कोई पेपर यहां जमा ही नहीं पड़ा है। माने एक काम के लिए आपको सरकारी दफ्तरों या कार्यालयों जो भी कर लीजिए, कितनी बार चक्कर लगाना पड़ता है। अगर आप ईमानदारी से काम कराना चाहते हैं, तब मैं उस समय
किस संदर्भ में ऐसी बातें कर रहा हूं? अगर आप वहां पे कुछ दान दक्षिणा दे दिए, उस फाइल पर कुछ वजन रख दिए, तब तो काम आपके जल्दी हो जाएंगे, आपकी फाइलें तब कभी गुम नहीं होंगी। अगर उस पर वजन नहीं रखा है, आपने कोई दान दक्षिणा नहीं दी है, तब आपके साथ इस तरह की स्थिति होगी। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है, और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार वही जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया, मैंने जो समस्या था उसने हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। यह मूर्तिकार का बयान था। मूर्तिकार ने कहा, क्यों कहा ऐसा आप तो जानते ही हैं। आरंभ में ही उसके जो व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू किए तो उसी में पहले लिख दिया गया था, क्या था कि था तो कलाकार पर पैसे से लाचार था। तो देख रहा है इसी बहाने जगह जगह जाऊंगा आऊंगा तो मुझे तो कुछ पैसे मिलेंगे। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। आप सोचेंगे कि क्या यहां तो सही बात कर रहे हैं, वो जो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उन्होंने इसमें गलत क्या कहा है? सभापति के जो बयान है ये तो उचित ही है, लेकिन किसके संदर्भ में उन्होंने कहा है? क्या यहां पे भारतीयों का कल्याण होने वाला है? भारत देश का कल्याण होने वाला है? जो लोग इस देश में व्यवसाय की दृष्टिकोण से आए थे वही लोग हम लोगों के ऊपर लगभग 200 वर्षों तक शासन किए। सिर्फ शासन ही नहीं किए, विभिन्न प्रकार से हमें प्रताड़ित भी किए। उनके संदर्भ में ऐसी बात की जा रही है। क्या देश खुशहाल होगा? कैसे होगा? ये सारे विषय सोचने के हैं। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। देखिए फिर यहाँ पे एक सच्चाई को उजागर कर रहे हैं कि यह भारतीय पत्थरों से इस मूर्ति को निर्मित नहीं किया गया है, निर्माण नहीं हुआ है। यह पत्थर भी विदेशी, यानी बाहर से ही पत्थरों को लाकर इस मूर्ति की स्थापना हुई है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? देखिए क्या विडंबना है। एक जिम्मेदार व्यक्ति एक जिम्मेदार पद पर बैठकर ऐसी बातें कर रहा है। उनसे ये बातें क्यों करवाई है कमलेश्वर ने? यह बताने के लिए कैसे धीरे धीरे हम अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, हम अपने अस्तित्व को भूलते जा रहे हैं। और इसके लिए हम तनिक भी पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में कोई पछतावा नहीं है, बल्कि हमारे लिए गौरव का विषय बन गया है। सभापति के ये कथन इसी तरफ इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। अब देखिए क्या बात कहना चाहते हैं। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लात पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब सोचिए
कैसी विडंबना है। एक विदेशी शासक एक विदेशी व्यक्ति के आने और उनके मान सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए हम अपने भारतीय देशभक्त कहें या राजभक्त कहें, जो भी कहें, उनकी प्रतिमाओं से भी नाक हटाने के लिए तैयार हो गए। कितनी बड़ी दुख की बात है ये। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, बड़ी सावधानी से करना होगा, किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांसी, जहांगीर, सबकी नाक के उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। देखे, सारे ये देशभक्त थे। गांधी जी, सरदार जी। अब आपको स्पष्ट हो गया मैंने कहा कि क्यों कहा कि कितनी बड़ी विडंबना है ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक की ओर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। देखिए, ये सारे देशभक्त हैं हमारे, जिनका संबंध विभिन्न राज्यों से है। सभी राज्यों का उल्लेख किया जा रहा है यहाँ पर। और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। इस पंक्ति को रेखांकित कर लीजिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। क्यों कहा गया है कि जॉर्ज पंचम की नाक से बाकी हमारे देशभक्तों की नाक बड़ी निकली? इसलिए क्योंकि उनका मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनका जो कार्य था जॉर्ज पंचम से कई गुना ज़्यादा अच्छा था। तो आज तक की कक्षा में यहीं तक। इस विषय को फिर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, बाकी जो बच गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।